ये भी कोई सोने का वक्त है। सयाली, तुमने सच में बच्चों को बिगाड़ कर रख दिया है। अपने ही मन में बुबुदाते हुए मनीष की जो थे। अरे, बच्चे हो तो क्या हुआ, नियम समय का तो सबको पालन करना चाहिए। अरे, हमसे कुछ सीखा होता, हम बचपन में कैसे रहते थे। प्रिया, कितनी बार मैं तुम्हें आवाज लगा कर गया, कब उठोई। संदेह है, इसका मतलब यह नहीं कि दोपहर तक सोती रहो। 10 बजने को है, एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया है। दादी का प्लेन जमीन पर उतर रहा होगा। मनीष बेटी प्रिया पर खींच उठे थे। सयाली बाथरूम से नहा धोकर निकल चुकी थी। 46 वर्ष की सयाली स्त्री लालित्य में अभी भी शोरशी बाला को टक्कर दे सकती थी। कम से कम यह एक कारण तो था कि मनीष अपना 5वां दशक पार करने के बावजूद स्वयं को युवा और कामतुर समझने में लज्जित नहीं थे। सयाली अपनी झीनी सी स्किन कलर की नाइटी में गले व उलझे बालों में हाथ फिराती मदमस्त सी मनीष की ओर अग्रसर हुई। कामुक मुस्कान बिखेरते उनके बदन से लिपटती सयाली ने कहा, मेरा मन्नू। ये सयाली का मनीष के लिए शॉर्ट फॉर्म था। दादी को बच्चों के लिए हवा मत बनाओ, आने दो उन्हें, सब कुछ बदलना जरूरी नहीं है। जो जैसा है वैसा चलने दो, वे अपने हिसाब से रहेंगे। ठीक है, पर तुम साड़ी तो पहन लोगी ना, माँ के सामने ये सब अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो क्या कहा, मेरा मतलब है माँ को बुरा लगेगा। मन्नू, जब उनके आने का वक्त होता है तुम हम सबको इतना बदलने क्यों लग जाते हो। ऐसे तो हम उनसे डरने लगेंगे, उन्हें हमें इस स्वीकार करना ही होगा। हम जैसे ही वैसे हैं। वह विदेश में रहती हैं, दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, उन्हें पता है, उन्हें इन सब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनकी दूसरी बहू एंजेलिना तो विदेशी है, क्या वह भी साड़ी में लिपटी रहती है। तुम जाओ, उन्हें ले आओ, वैसे भी मैं ये ड्रेस बदलने वाली हूँ। सयाली ने 3 बेडरूम और 1 हॉल वाले फ्लैट को अत्याधुनिक संसाधनों से सजा रखा था। मनीष का हीरो का बिजनेस था, आयात निर्यात तक लंबा फैला था बिजनेस। सयाली बचपन से ही स्वच्छंद प्रकृति की थी और मनीष भी खुले दिल के थे। कार के दरवाजे को बंद करने की आवाज से सयाली को पता चल गया कि माँ आ चुकी है। लिफ्ट में आती ही होंगी। घंटी बजने से पहले ही उसने दरवाजा खोल दिया। लीला जी एक छोटी सी सूटकेस और एयरबैग के साथ अपार्टमेंट में दाखिल हो गई। बड़े ही करीनी सी आसमानी साड़ी पहनी हुई, सटे कट बालों में 70 की उम्र की लीला जी ऊर्जा और बौद्धिक व्यक्तित्व से भरी हुई थी। सयाली बुदबुदाए, आ गई सलाह की पोटली, लिफ्ट नहीं चल रही क्या, ज्यादा देर लग गई, सयाली ने पूछा। मनीष ने कहा, कैसी लिफ्ट, माँ सीढ़ियों से चढ़ती उतरती है। मैं सामान लेकर लिफ्ट में आ गया। वह नहीं मानी, देखो तो सही, अभी भी वे कितनी फिट है। सयाली कमाल की अभिनेत्री थी। उसने कहा, वाकई मम्मी जी, आपसे हमें बहुत कुछ सीखना होगा। अरे नहीं, थोड़ी थकावट हो गई है, चलो छोड़ो ये सब। सयाली, अब तुम्हारे हाथ की चाय पीऊं, अलबेली से अलग क्या बनाती हो, मैं भी देखूं। मुस्कुराती हुई वे सोफी पर बैठ गई। सयाली को कुछ बुरा सा लगा। एंजेलिना की मेड का नाम अलबेली है क्या। नहीं नहीं, मेरी छोटी बहू एंजेलिना आजकल मुझसे साड़ी पहनना सीख रही थी। उसने कहा, मोम, 7 सालों से आप मेरे पास हो, कभी भी आपने मुझे अपना कल्चर अपनाने पर जोर नहीं दिया। अब इंडिया जा रही हो तो साड़ी पहननी सीखा कर जाओ। फिर क्या था, घर भर में साड़ी पहनकर ऐसी अलबेली सी घूमती रही कि बस तब से मैंने उसका नया नाम अलबेली रख दिया। लीला जी ने हल्के फुल्के मूड में कहा। डाइनिंग टेबल पर सयाली हांगकांग से लेती सेट में चाय, चीज रोल और सैंडविच आदि लेकर आ गई थी। सयाली, इतनी जल्दी तुम्हारी चाय भी बन गई। नहीं मम्मी जी, ये सारी चीजें मेड ने बनाई हुई थी। चाय भी, खाना, किचन सब दोनों मेड की जिम्मेदारियां ही हैं। आप विदेशी खाना पसंद करती होंगी, इसलिए इटालियन, अमेरिकन आज ही सब बनवाया है। लीला जी 2 मिनट चुप रही, फिर बोली, सयाली बेटा, देश की मिट्टी की सौंधी सुगंध मेरे खून में रची बसी है। विदेश और विदेशी भी अच्छे हैं, पर उन्हें अपनाने की फेर में मैं खुद को भुलाना पसंद नहीं करती। रही बात विदेशी खाने की, तो एंजेलिना नौकरी के साथ साथ खाना बनाने की भी शौकीन है। उसे मैंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की कई रेसिपीज बनानी सिखाई है। मम्मी जी, अब वे दिन लगने को है जब माना जाता था कि लड़कियों को खाना बनाना आना ही चाहिए। आजकल पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। लीला जी ने स्थिति बदलते हुए कहा, भाई, बच्चों को तो बुलाओ। लंदन से मुंबई और फिर इधर पुणे तक का सफर काफी थका देने वाला था। जरा अपनी सूट ब्याज को देखकर दिल को ठंडक तो पहुंचाऊं। मनीष छेपते हुए बोले, मम्मी, बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं ना। सयाली ने बीच में टोका, मनीष, कहो ना, बच्चे सो रहे हैं।
संडे को 12 बजे से पहले नहीं उठते। जब उठेंगे मिल लेंगे। मम्मी जी तब तक आप फ्रेश हो लीजिए। लीला जी ने फ्रेश होने के लिए उठते हुए पूछा, सयाली मैं अपना सामान कहाँ रखूं? फिलहाल स्टोव में रख लीजिए। अभी हॉल की दीवान पर आराम करिए। बेटे की लाचार से चेहरे पर नजर पड़ते ही लीला जी खुद ही अपना सामान स्टोव की ओर ले जाने लगी। सयाली अपने बेडरूम में गई तो पीछे से मनीष भी वहां पहुंच गए। सयाली कहा था ना प्रिया के साथ मम्मी रूम शेयर करेगी। प्रिया मना कर चुकी है मनु, समझा करो। उसकी पर्सनल लाइफ भी है। वह बच्ची नहीं रही कि दादी नानी की कहानी सुनते 10 बजे तक सोएगी। वह देर रात में सोती है। मम्मी जी को दिक्कत होगी। मनीष का चेहरा गंभीर हो गया। वे बोले, माँ ने बहुत संघर्ष किया है। मैं जब 10वीं में था पापा गुजर गए। अनिल 5वीं में था। मम्मी नौकरी करती थी तो हम किसी तरह पढ़े लिखे और व्यवसाय खड़ा किया। माना कि मम्मी को इसलिए हर परिस्थिति में रहने की आदत है। ऋतु पर मनीष कुछ और कहते कि सयाली ने टोक दिया, बच्चों पर तुम उन्हें थोप रहे हो मनीष। जबरदस्ती मत करो। ज्यादा बहस किए बिना मनीष वहां से उठकर ड्राइंग रूम में आ गए। बच्चे उठे और कुछ तरोताजा हुए तो लीला जी मिलने उनके कमरे में गई। पूरा कमरा अत्यधिक सामानों से लैस था। पलंग के पास मूविंग टेबल पर प्रिया का आधा खाया खाना पड़ा था। पूरा बिस्तर अब भी फैला हुआ था। शायद पार्ट टाइम मेड जानकी, जो अब तक पूरा घर सजाकर जा चुकी थी, प्रिया के कमरे को समेट नहीं पाई थी, क्योंकि उसे अपने सोने में किसी का खलल मंजूर नहीं था। दादी के कमरे में आने से और उसकी पलंग पर बैठने से प्रिया को खास फर्क नहीं पड़ा। वह व्यस्त थी, कुछ नटखटपन में मुस्कुराती, फोन पर फर्राटे सी उंगलियां चलाते हुए। लीला जी को यह उपेक्षा बहुत बुरी लग रही थी, मगर परिस्थितियां संभालने की उनकी पुरानी आदत थी। उन्होंने कहा, प्रिया कितनी बड़ी हो गई है तू, 7 साल से नहीं देखा, पूरी 24 की होने जा रही है। आजा, दादी की गले नहीं लगेगी। ग्रैनी प्लीज 1 मिनट, जरूरी बात कर रही हूं ना। बेटा मुझसे तो मिल ले, कितनी दूर से आई हूं तुम सबसे मिलने। आए तो दूर से हो, मगर कौन सी भागी जा रही हो? अभी तो यहाँ रहोगी ही ना। लीला जी आहत थी। बड़ों को थोड़ा मान देने, अपने हाथों से अपना काम करने, दूसरों से मधुर व्यवहार करने, कुछ अनुशासित रहने में भला कौन सा पिछड़ापन झलकता है। सोचती हुई वे लौटकर हॉल की दीवान पर आकर बैठ गई। इसी बीच जैनी को अपने कमरे से बाहर आया देख लीला जी अब अवाक रह गई। सर के बाल खड़े खड़े, हिप्पी सी ड्रेस, कान में ईयरफोन लगा हुआ। लीला जी से पहले कुछ कह पाती, जैनी ने लीला जी की ओर देखकर हाथ मिलाते हुए कहा, हाय ग्रैनी, हाउ आर यू? सीइंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, हैव ए ग्रेट डे। फिर जैनी माँ से मुखातिब हुआ, मम्मा आज फ्रेंड्स के साथ मेरी कुछ प्लानिंग है, लंच बाहर ले लूंगा, डिनर के बाद ही आऊंगा। डोंट कॉल मी, रात को थोड़ा जल्दी आ जाना बेटा। सयाली ने थोड़ा धीरे से कहा, एज यूजुअल चाबी है मेरे पास। डोंट वरी मम्मा। लंच के समय प्रिया को बुलाते वक्त लीला जी ने देखा, वह फोन पर व्यस्त थी। सयाली और लीला जी प्रिया का इंतजार कर रही थी कि प्रिया एक स्लीवलेस डीप कट ब्लाउज और मिनी स्कर्ट में उनके सामने आ खड़ी हुई। स्कूटी की चाबी घुमाते हुए उसने कहा, मम्मा कॉलेज में अर्जेंट क्लास रखे गए हैं, मैं देर से आऊंगी। लीला जी की अब परेशान होने की बारी थी। व्याकुल हो पूछ बैठी, बेटा क्लासेस कब तक चलेगी? ग्रैनी ये हमारे हाथ में नहीं है, गुस्से से कहती हुई प्रिया निकल गई। लीला जी बिस्तर पर लेटे अनायास ही विचारों में डूबने लगी। उन्होंने जिंदगी भर साड़ी ही पहनी, लेकिन लंदन जाकर एंजेलिना के कहने पर पेंट शर्ट भी पहनी। वहां की संस्कृति से बहुत कुछ सीखा, मगर अपने व्यक्तित्व को यथावत बनाए रखा। भाषा को ज्ञान के लिए हाथ से लिया और दिया, अपनी शालीनता सभ्यता को कभी भी उन्होंने जाने नहीं दिया। देर रात हो चुकी थी, लेकिन प्रिया और जैनी का कोई अता पता न था। वे चिंतित थी, मगर बहू के कारण कुछ खुलकर कह नहीं पा रही थी। फिर भी जब रहा ना गया तो डाइनिंग टेबल पर वे मनीष से बोल पड़ी, रात के 10 बज चुके हैं, दोनों का ही पता नहीं, कम से कम प्रिया के लिए ही तो पूछ परख करो। सयाली कुछ उत्तेजित सी बोली, मम्मी जी आप जब से आए हैं बस दोनों बच्चों के पीछे पड़ी हैं। बहू मेरी अनुभवी आंखें चैन नहीं रख पा रही है, कहीं कुछ ठीक नहीं है। तुम लोग गहराई में नहीं देख रहे, आप जब नहीं थी तब भी हमारी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। सबको अपनी जिंदगी जीने दे, प्रिया की ही क्यों पूछ परख हो? वह लड़की है इसलिए, वह भी बेटे की तरह ही जिएगी। आप लोग अपनी दकियानूसी सोच बदलिए। सयाली मैंने बेटे की भी चिंता समान रूप से की है, लेकिन बेटियों का ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है।
क्योंकि कुछ भी दुर्घटना हो जाए भुगतना तो उसे ही पड़ता है। थोड़ा वास्तविकता को समझो। मनीष बेबस सा महसूस करने लगे थे। उन्होंने देखा सयाली अब ऐसा कुछ कह सकती है जिसे माँ ज्यादा आहत हो जाएगी। उन्होंने टोका, मम्मी रहने दो, उनके लिए रात के 12 बजे तक घर लौटना आम बात है। सयाली और मनीष के अपने कमरे में चले जाने के बाद लीला जी निढाल हो अपने बिस्तर पर पड़ गई। विदेश में 5 साल की यामी यानी अनिल की बेटी उन्हें दादी कहती है। अनिल ने उसे ऐसा ही कहना सिखाया है। एंजेलिना और यामी दोनों ही खूब प्यारी है। और एंजेलिना कितनी व्यवहार कुशल, और यहाँ के लोग विदेशी सभ्यता की गलतियों को आधुनिक होने के नाम पर मेडल बनाकर गले में लटकाए घूम रहे हैं। अचानक फ्लैट के दरवाजे पर चाबी घूमने की आवाज आई। लीला जी ने देखा, प्रिया लड़खड़ाती कदमों से अपने कमरे में चली गई। लीला जी निश्चिंत भी हुई और परेशान भी। 11 बज चुके थे। लीला जी की नज़र दरवाजे पर टिकी थी। इतने में जेनी भी आ गया और अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। लीला जी सोच सोचकर परेशान थी। आखिर कैसी विचित्र जिंदगी जीते हैं यहाँ के लोग। ना पारिवारिक सदस्यों के बीच कोई बैठक, न सुख दुख की बातें, न साथ खाना पीना और न ही एक दूसरे की जीवन में कोई रुचि। सभी अपने अपने गैजेट्स में व्यस्त हैं और बाहरी दुनिया में रमे हैं। लीला जी उठ बैठी। प्रिया का जीवन उन्हें सामान्य नहीं लग रहा था। अक्सर लड़कियां घर परिवार में रची बसी होती हैं। लीला जी ने प्रिया के कमरे में झांक कर देखा, वह औधी मुंह बिस्तर पर पड़ी थी। उन्होंने उसे सीधा किया और उसके फोन को उठाया। उन्होंने सोचा इससे काफी सुराग मिल सकते हैं, पर जैसी जिंदगी वह जीती है जरूर फोन लॉक रखती होगी। क्या करें? उन्हें एक उपाय सूझा, अगर काम कर जाए तो। प्रिया के मुख से शराब की बू आ रही थी। उसके कान के पास उन्होंने धीरे से बुबुदाया, फोन लॉक का पिन। नशे में बुझी आवाज से नींद में ही प्रिया अचानक कह उठी, 1999। लीला जी जल्दी से फोन लेकर हॉल में चली आई। लीला जी को एंजेलिना ने आधुनिक गैजेट की पूरी जानकारी दी हुई थी। उसी के बल पर प्रिया के फोन पर उन्होंने सेंध मारी। उन्होंने उसकी ढेर सारी रेव पार्टियों की अश्लील वीडियो और कई लड़कों के सानिध्य में खींची गई तस्वीरों को अपने मोबाइल में फॉरवर्ड किया। उन्हें प्रिया के इतना स्वच्छंद होने की उम्मीद नहीं थी। कई अश्लील वीडियो में प्रिया सारी सीमाएं लांघ गई थी। वे पसीना पसीना होने लगी। तुरंत उन्होंने फोन प्रिया के कमरे में छोड़ा और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। सुबह सयाली लीला जी को चाय देने के लिए हॉल में गई और बोली, मम्मी जी आपकी चाय। नहीं बहू, मैं गर्म पानी में नींबू और शहद लेती हूँ। लीला जी को व्यायाम करते देख मनीष भी सुबह की हल्की धूप का मजा लेने टेरेस पर आ गए और वहीं बैठ गए। लीला जी को लगा, अगर मनीष से बात छुपाई जाए तो अब और कुछ नहीं बचेगा। करियर के आखिरी पड़ाव में बेटी का इस तरह मनमानी करना न सिर्फ उसके स्वास्थ्य और जीवन की खुशियों को प्रभावित करेगा, बल्कि उसकी महत्वपूर्ण समय को भी कभी न लौटा कर आने की गर्त में धकेल देखा। लीला जी ने अपने मन को कड़ा करते हुए मनीष से कहा, बेटा, पिता की जिम्मेदारी परिवार में कुछ कम नहीं होती। एक पति की हैसियत से ही उसे घर का मुख्य व्यक्ति नहीं माना जाता है, बल्कि पिता की भूमिका उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज प्रिया या जैनी जो भी है, तुम दोनों की मानसिकता की प्रतिकृति है। मेरा फोन ले जाओ, अपने कार्यालय में बैठकर उन फोटोग्राफ्स और वीडियो को देखना जो प्रिया के हैं। फिर अपने मन में विचारना कि क्या आंखें मूल लेने से सच्चाई छुप जाती है। मनीष अपने हृदय के तूफान को मौन की जेब में भर उठा वहां से चला गया। फोन जो आज उनके हाथ में था वह क्या था? प्रलय या प्रलय से बचने की सूचना। इधर दोपहर तक प्रिया उठ नहीं पाई। 2 दिनों बाद उसका तीसरा और आखिरी सेमेस्टर था। कुछ चिंतित सी सयाली ने प्रिया के कमरे का दरवाजा खोला था। अंदर उसने बेड के नीचे उल्टी की हुई थी और अपने अटैच बाथरूम से बाहर निकल रही थी। क्या हुआ प्रिया? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मोम, आज कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। प्रिया ने सयाली की कंधे पर सिर टिका दिया। थोड़ी देर के बाद सयाली प्रिया के कमरे से बाहर आ गई, लेकिन लीला जी ने प्रिया पर पूरी नजर रखी। 3 बार उल्टियां कर चुकने के बाद प्रिया पस्त हो चुकी थी। सयाली ने घरेलू डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने ऊपरी चेकअप की बात कहा, अच्छा होगा कि आप इसे गायनी से चेक कराए। मुझे शक है, तसल्ली कर लीजिए। सयाली को डॉक्टर की बातों में बड़ी मुसीबत के संकेत दिखे। उसने फोन पर समय लेकर बेटी को कार में जैसे जैसे सहारा देकर बैठाया, खुद ही कर ड्राइव कर निकल गई। वापस आने के बाद सयाली का उतरा चेहरा किसी से भी छिप ना पाया। वह अपने कमरे में चली गई। बेटा अपनी धुन में रमा रहा, बेटी अपने कमरे में बंद। नौकर चाकर सब अपना काम कर चलते बने। लीला जी महसूस कर रही थी कि मनीष को शायद अकेलापन खलता हो इनके बीच।
लेकिन काम और व्यवसाय में डूबकर भी वह भी किसी तरह अपने दिन निकाल रहा होगा। बहू को शॉपिंग, पार्टी, पार्लर और सहेलियों से फुर्सत मिले, तभी वह अपनी बेटी को कुछ मार्गदर्शन दे और बेटी को संभाले। आखिरकार लीला जी ने सयाली के पास जाकर बात करना ही मुनासिब समझा। बहू के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, सयाली, मैं तुम सबकी माँ हूँ, अनुभव भी है और कुछ जानकारी भी। मैं समझ रही हूँ प्रिया किसी बड़ी मुसीबत में है। तुमने भी शायद वही सब न देखा होगा जो मैंने देखा है। बस अब और क्या हुआ है इतना बता दो ताकि हम दोनों मिलकर राह निकाले। मम्मी, सारी गलती मेरी है। मेरे मायके में बेटा बेटी में बहुत फर्क हुआ। मैंने सोचा अब मेरी बारी है। मैं वो सारे सुख अपनी बेटी को उठाने दूंगी जो मुझे नहीं मिल पाए थे। मैं अपनी सारी इच्छाओं को अपनी बेटी में फलते फूलते देखना चाहती थी, पर वो शर्मनाक हदें पार कर गई। मैंने ये पूछा कि लड़का कौन है, तब किसी भी तरह उन दोनों की शादी करवाई जा सकती थी और गर्भ ठहरने की बात ढकी रह जाती। मगर वह कहती है आजकल वैसा कुछ भी नहीं होता है। लड़की शादी करने के लिए संबंध नहीं बनाती और हम भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि प्रेम हो तभी शरीर का सुख हो। आजकल की रेव पार्टियों हर चीज की खुली छूट देती है। वह सभी नशे में धुत लोग, कौन किसके साथ कब संबंध बना रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता। सब मजे लेते हैं जिंदगी के। आपने मुझे कभी किसी बात पर रोका टोका नहीं। आप जैसी और भी माएँ हैं जो मॉडर्न विचार रखती हैं। ऐसा हो जाता है तो अबॉर्शन करवा लेती है। इतना कहकर सयाली फफक कर रो पड़ी। मैंने बेटी को बेटा बनाने के चक्कर में क्या कर डाला। सयाली बेटा, लीला जी की आवाज जैसे अंधी खाई से आ रही थी। सोच अगर संतुलित हो तो इंसान पुरानी अच्छी और नए अच्छे में सामंजस्य बैठा ही लेता है। हर नए दौर में कुछ पुरानी अच्छाई पीछे छुट्टी जाएगी। उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ो तो आधुनिकता की साथ साथ वास्तविक खुशी भी बनी रहती है। खैर, अनुचित था, लेकिन प्रिया के फोन से उसकी वीडियो लेकर मैं मनीष को दिए हैं। मैं मनीष को समझा लूंगी, मगर अभी हमें प्रिया के बारे में सोचना है। आज डॉक्टर से बात करो, गर्भपात करवा लेते हैं, फिर कुछ महीने उसे मेरे हाथ में छोड़ देना। मैं सारे घाव भर दूंगी। सयाली छोटी बच्ची की तरह लीला जी की गोद में अपना चेहरा छुपा कर रो पड़ी। महीने भर बाद जैसे जैसे इस घर का काया पलट हो चुका था। प्रिया और जैनी अब उठते बैठते दादी के संग व्यायाम, नाश्ता, पढ़ाई, कॉलेज, कोचिंग की पूरी तैयारी, सभी उच्च अनुशासन से। फिर वक्त मिलता तो दादी के साथ चेस, कैरम या बैडमिंटन खेलते हैं। मनीष की चेहरे की रौनक देख अब लीला जी भी खुशी महसूस कर रही थी। अकेले में मनीष ने माँ से पूछा, माँ कैसे कर दिया तुमने इतना कुछ। ये बच्चे तो सुनते ही नहीं थे किसी की। बेटा, मैंने गर्म लोहे पर तुरंत चोट की ताकि इनका आकार बदल सकूं। तुम्हें भी एक बात बताऊं, बेटे बेटी की बराबरी को तुम लोग बहुत छोटी सोच में बांध कर रखते हो। देर रात बाहर रहना, मर्दों के साथ शालीनता की तमाम सीमाएं लंघ जाना या मॉडर्न ड्रेस पहनकर इतराना भर बराबरी नहीं है। स्त्रियां उन सारे कामों में सबल बनना चाहिए जो कभी लड़कों के लिए सुरक्षित है। स्त्री अपनी पहचान और काम की सीमा न बांधे, बराबरी का ये पूरा सच है। और बेटों को भी इतनी छूट क्यों दी जाए कि वे दूसरी लड़कियों के लिए खतरा बन जाए। मनीष गर्वभरी दृष्टि माँ की ओर डाल बोल उठे, मम्मी, तुमने सुनहरे से दिखने वाले कृत्रिम पंखों को तोड़ हमें वास्तविक उड़ान के पंख दे दिए। लीला जी आज कुछ सार्थक कर पाने की खुशी से संतुष्ट थी। बहुत बहुत संतुष्ट। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही साथ नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।